प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में परजीविता और एस्केरिस के परजीवी लक्षण के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि परजीविता किसे कहते हैं। देखिए, निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें जो पाचन तंत्र होता है वो अल्प विकसित होता है, जिसके कारण से भोजन का पाचन करना, भोजन का अवशोषण करना उनके लिए संभव नहीं होता। साथ ही साथ ऐसे निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिवहन आदि अंगों का भी पूर्ण विकास नहीं होता, और यदि होता भी है तो वो क्रियाशील नहीं होते। ऐसी दशा में ये जीवों को पोषण के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर रहना होता है। ऐसे निम्न श्रेणी के जीवों को हम परजीवी कहते हैं, या अंग्रेजी में हम इसको पैरासाइट कहते हैं। और ये जिस जीव से पोषण को प्राप्त करते हैं उनको हम होस्ट या पोषक कहते हैं। जैसे एस्केरिस एक पैरासाइट है क्योंकि वो किसी दूसरे सजीव से पोषण को प्राप्त करता है, और मनुष्य एक पोषक है क्योंकि उसके शरीर से वो पोषण को लेता है। तो परजीवी और पोषक के बारे में आपकी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि परजीवी और पोषक के जो ये संबंध है, इस संबंध को हम परजीविता या पैरासाइटिज्म कहते हैं। इस संबंध में परजीवी को लाभ होता है परंतु पोषक को हानि होती है। परजीवी चूंकि पोषक से भोजन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए परजीवी को क्या होता है? लाभ। लेकिन पोषक को हानि होती है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उसका शरीर का विकास रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है। तो पोषक को हमेशा नुकसान होता है, लेकिन परजीवी को इस संबंध में क्या होता है? लाभ होता है। ये परजीवी पोषक के शरीर से पोषण को प्राप्त करते हैं और अपनी वृद्धि में सहयोग करते हैं। ये जो परजीविता है इसको यहाँ वर्गीकृत करके मैंने आपको दिखाया है। देखिए, परजीवी कई प्रकार के होते हैं। परजीविता के आधार पर परजीवी दो प्रकार के हैं, एक विकल्पी, एक अविकल्पी। विकल्पी अविकल्पी का मतलब क्या होता है? देखिए, विकल्पी का मतलब ये होता है कि ऐसे परजीवी जो अगर परजीविता को लागू ना कर पाए, अगर उन्हें कोई सजीव प्राणी ना मिल पाए, तो वो मुक्त जीवी के रूप में भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मतलब इनके पास विकल्प है कि चाहे तो परजीवी, अन्यथा की दशा में मुक्त जीवी के रूप में भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसे परजीवी कहलाते हैं विकल्पी परजीवी। लेकिन ऐसे जीव या ऐसे निम्न श्रेणी के जीव जो केवल परजीवी जीवन ही व्यतीत कर सकते हैं, और अगर उनको कोई होस्ट ना मिले तो उनका जीवन नष्ट हो जाता है, तो ऐसे परजीवी को, जिनको होस्ट ही जीवन जीने के लिए चाहिए, उनको हम कहते हैं अविकल्पी परजीवी। दूसरी जो कैटेगरी है वो पोषक के आधार पर है, होस्ट के आधार पर है। ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंधा परजीवी। देखिए, जो होस्ट के शरीर के बाहर से पोषण को प्राप्त करते हैं उनको हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे आपको पता ही है, जोंक है आपकी, ये जोंक क्या है? आपकी बाह्य परजीवी है। जू है आपका, ये सब क्या है? आपके ये बाह्य परजीवी। अब इस बाह्य परजीवी के अलावा दूसरी कैटेगरी कहलाती है आपकी अंतः परजीवी, एंडोपैरासाइट, जो हमारे या पोषक के शरीर के अंदर से पोषण को प्राप्त करते हैं। जैसे आपने एस्केरिस देखा है, आपने फीताकृमि देखा है, आपने एंटामीबा हिस्टोलिटिका देखा है। ये सब हमारे शरीर के अंदर होते हैं, इसलिए हम इनको अंतः परजीवी कहते हैं। अब ये जो बाह्य परजीवी है इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, अस्थायी या स्थायी। अस्थायी मतलब जो कुछ समय के लिए हमारे शरीर से पोषण को प्राप्त करें। तो ये भी दो प्रकार के हैं, नियतकालीन और आकस्मिक। नियतकालीन जो समय समय पर बीच बीच में अल्प समय के लिए हमसे पोषण को लेते हैं, जैसे मच्छर है, पिस्सू है, खटमल है। और आकस्मिक जो विशेष अवसरों पर पोषण को प्राप्त करते हैं हमारे शरीर से, जैसे जोंक। तो आपने देखा होगा कि मच्छर, पिस्सू ये तो अल्प नियतकालीन समय पे कुछ समय पे विजिट करते हैं और हमारे शरीर से पोषण को लेते हैं। लेकिन जोंक ये ओकेशनली होती है, हमेशा हमारे शरीर से जोंक पोषण को प्राप्त नहीं करती। ये कभी अचानक जोंक हमारे शरीर के संपर्क में आती है और हमारे शरीर से पोषण को प्राप्त करती है। तो ये जो दोनों संबंध हैं ये अस्थायी हैं, टेम्पोरेरी हैं, हमेशा के लिए नहीं होते। लेकिन जो स्थायी बाह्य परजीवी हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर से लगातार पोषण को प्राप्त करते हैं, जैसे जू, चिचड़ी, ये जो है हमारे शरीर से लगातार पोषण को प्राप्त करते हैं हमारे शरीर के बाहर से, बाहरी सतह से। इसी प्रकार से जो अंतः परजीवी होता है इसको भी हमने दो भागों में बांटा, अंतः कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय। अंतः कोशिकीय मतलब ये है कोशिकाओं या ऊतकों में जो रहते हैं, जो पैरासाइट कोशिकाओं के अंदर या ऊतकों में रहते हैं उनको हम अंतः कोशिकीय कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है या ट्रिपेनोसोमा है, ये अंतः कोशिकीय हैं।
अंतरा कोशिकीय का मतलब जो कोशिकाओं के बाहर किसी गुहा में रहते हैं, जैसे आहार नाल है, जैसे रुधिर वाहिनी है, ये एक गुहा है, कोशिका के बाहर का स्थान है, तो ऐसों को हम कहते हैं अंतरा कोशिकीय। जैसे आपकी आहार नाल या रुधिर वाहिनी में रहने वाले आपका फीताकृमि है, आपका गोलकृमि है, तो ये आपके अंतरा कोशिकीय परजीवी कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको वर्गीकरण बताया कि परजीवी कितने प्रकार के होते हैं। अब परजीविता का किसी होस्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक नज़र इस पर मार लेते हैं, देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से ये परजीविता किसी पोषक को प्रभावित करती है। देखिए, परजीवी परपोषियों का शोषण या चूषण करके उनमें रोग उत्पन्न करने के कारण या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। आप जानते हैं कि जब ये पैरासाइट जैसे एस्केरिसी है, ये जब हमारे शरीर से पोषण को लेते हैं तो लगातार हमारे शरीर का होता जाता है, कमजोर होता जाता है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती है। कई बार इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये हमारे नाक से, मुंह से और मल द्वार से निकलना शुरू कर देते हैं और ऐसी दशा में जीव की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार ये विपथगामी भ्रमण के द्वारा हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पे कैल्शियम पुटिकाओं के अंदर बंद हो जाते हैं और उसके कारण से भी मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा ये अपने शरीर के बचाव हेतु टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं जो हमारे शरीर के ऊतकों के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये हमारे शरीर के ऊतकों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। परपोषियों में ये ट्यूमर, घाव, इंद्रियों को नष्ट करने के कारण भी हो सकते हैं। आपने देखा, आपने समझा कि ये हमारी आंत में पेनिट्रेशन करते हैं, हमारी आंत को भेदते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह है कि हमारी आंत में क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, जिससे अल्सर, ट्यूमर आदि परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो परजीविता के अंतर्गत ये परजीवी पोषकों को बेहद नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एस्केरिस के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो उसको एक उत्कृष्ट परजीवी बनाने में सहयोग करते हैं। देखिए, एस्केरिस का जो शरीर है वो लंबा है, पतला है, तुर्क रूपी है और ये इसके लिए प्लस पॉइंट है। इसका शरीर दोनों किनारों से नुकीला होता है। आपने देखा होगा कि एस्केरिस का जो शरीर होता है वो दोनों सिरों से कैसा होता है, नुकीला होता है। तो ये एक परजीवी के लिए बेहद अच्छा करैक्टर है। ये पचा हुआ भोजन खा ले, इसके लिए इसकी आहार नाल कैसी होती है, सरल होती है। इसमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसकी आहार नाल नहीं है, बहुत सरल आहार नाल होती है, क्योंकि ये पचा हुआ भोजन खाता है, इसको भोजन का पाचन नहीं करना। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि पोषक या जो होस्ट होता है उसकी आंत में अनेक एंजाइम निकलते हैं, HCl निकलता है, तो उससे बचने के लिए इसके शरीर के बाहर उपचर्म का आवरण होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है, जिसके कारण से इसके शरीर पर किसी भी पाचक एंजाइम का असर नहीं पड़ता। भोजन को चूसने के लिए इसके शरीर में चूषक अंग पाए जाते हैं। इसका जनन तंत्र अत्यधिक विकसित है। मैंने आपसे कहा था कि एक मादा अपने गर्भाशय में लगभग 2 करोड़ अंडे रखती है, मतलब 2 करोड़ अंडे वो अपने जीवन काल में दे सकती है। एक दिन में वो 2 से 2.5 लाख अंडे देती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जनन तंत्र जो है बेहद विकसित, डेवलप होता है। भोजन की पहचान करने के लिए इसके होठों पर संवेदी अंग पाए जाते हैं। ये हमारी आंत में रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव है और इसीलिए इसके शरीर में अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ताकि ऑक्सीजन की कमी में भी ये अपने जीवन को चला सके। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध क्षमता या इम्यूनिटी की। प्रतिरोध क्षमता क्या है? देखिए, परजीवी जंतु पोषक के शरीर में रहने से पोषक को तो हानि पहुंचती ही है, परंतु पोषक भी परजीवियों से संघर्ष करते करते उनको सहन करने की क्षमता, प्रतिरक्षा शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसे असंक्रामकता या प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जब किसी चीज का अटैक होता है, किसी बीमारी का अटैक होता है, किसी बाहरी जीव का अटैक होता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता है, तरह तरह के एंटीबॉडीज बनाता है, तरह तरह की क्षमताएं विकसित करता है। तो ऐसी शक्ति को जो हमारा शरीर बाहरी रोगाणुओं से लड़ने के लिए विकसित करता है, उसको हम प्रतिरोध क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। एबामोफ ने
कहा था कि प्रतिरोध क्षमता शरीर की वह क्षमता है जो अपने से बाहर के पदार्थों को नष्ट कर देती है या बाहर निष्कासित करके रोगाणुओं से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होती है। सामान्य भाषा में आपसे कहूं तो आप ये कह सकते हैं प्रतिरोध क्षमता का मतलब है शरीर की वह शक्ति जो हमें बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। प्रतिरोध क्षमता दो प्रकार की होती है, एक सहज और उपार्जित। सहज प्रतिरोध क्षमता अविशिष्ट होती है क्योंकि इसकी प्रतिक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारियों या प्रतिजनों का भेद करने की क्षमता नहीं होती, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमणकारियों एवं प्रतिजनों से सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषीकृत कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इसे विशिष्टीकृत प्रतिरक्षण कहते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में आपको बताऊं, सहज प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है जन्मजात प्रतिरक्षा। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके शरीर में ये प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है, स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, और इसी कारण से अगर आपको कोई बीमारी हो, जुकाम हो, तो हमारा शरीर उससे लड़ता है। लेकिन सहज प्रतिरक्षा जो जन्मजात है वो रोगाणुओं के बीच में भेद नहीं करती कि ये रोगाणु मलेरिया का है, ये रोगाणु आपका जुकाम का है, ये रोगाणु आपका निमोनिया का है, वो इसका प्रतिरोध, इसका भेद नहीं करती। वो एक सामान्य प्रतिरक्षा है जो हर रोगाणु से लड़ने में हमें सपोर्ट करती है। लेकिन उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है, जो उपार्जित क्षमता होती है, वो विशेषीकृत होती है। मान लीजिए कोई आपको विशेष प्रकार का रोग हुआ, मान लीजिए कोई वायरल बीमारी आपको होगी, कोई वायरस का अटैक हुआ और आपको बुखार आ गया, तो आपके शरीर ने उस वायरस से लड़ने के लिए शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं बनाई जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ने में आपको सहयोग करती है। भविष्य में अगर दोबारा कभी आपके शरीर में इस वायरस का अटैक होगा तो ये वायरस आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपके शरीर में पहले से ही उस वायरस के एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, जो किसी संक्रमण के बाद हमारे शरीर में विकसित होती है, वो कुछ विशेष कोशिकाओं के लिए होती है, कुछ विशेष प्रकार के रोगाणुओं के लिए होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। अब प्रतिरोध क्षमता को भी वर्गीकृत किया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, प्रतिरोध क्षमता दो प्रकार की होती है, सहज और उपार्जित। सहज प्रतिरक्षा को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं, अनुवांशिक और प्राकृतिक। अनुवांशिक मतलब जो जेनेटिकली आपको मिली है, और प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर को प्राप्त हुई है। विशिष्ट उपार्जित जो प्रतिरक्षा ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय भी दो प्रकार की है, प्राकृतिक रूप से जो उपार्जित है और जो कृत्रिम रूप से उपार्जित है। और इसी प्रकार से निष्क्रिय जो आपकी विशिष्ट उपार्जित प्रतिरक्षा ये भी दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। जब एक बार किसी संक्रमित मनुष्य के रुधिर में प्रतिजन से निपटने के लिए प्रतिरक्षी कोशिकाएं बन जाती हैं तो फिर वे जीवन पर्यंत शरीर में बनी रहती हैं। ये उन प्रतिजन के दोबारा आक्रमण होने पर अत्यधिक संख्या में बढ़कर प्रतिजन को निष्क्रिय कर देती हैं। यह शक्ति शरीर में रोग उत्पन्न न होने की शक्ति रखती है या रोग का प्रतिरोध करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सहज प्रतिरक्षा जन्मजात है और ये जेनेटिकली भी मिलती है, हमें अपने पैतृकों से भी मिलती है, क्षमता शक्ति मिलती है, और इसके अलावा प्रकृति के द्वारा भी हमें ये इम्यूनिटी मिलती है। प्रकृति के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा, हम गर्म टेम्परेचर पर रहते हैं तो प्रकृति के द्वारा हमें वहाँ से उस प्रकार के रोगाणु से लड़ने की क्षमता प्राकृतिक रूप से मिल जाती है। तो इस प्रकार से सहज प्रतिरक्षा आपकी दो प्रकार की होगी, और विशिष्ट प्रतिरक्षा जो किसी विशेष रोगाणु के अटैक करने के बाद हमारे शरीर में विकसित हो जाती है, ये दो प्रकार की मैंने आपको बताई, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो ये आपकी प्रतिरोध क्षमता के बारे में आवश्यक जानकारी मैंने दी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, एस्केरिस के प्रतिरोधक गुणों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।